बीएनएस में देखिए दो चीज़ दी गई हुई है। ये भैया भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में मोटर वाहन अधिनियम में चालान से संबंधित। मैं आप लोग को अपनी रैंक डाल दिया हूँ और अपना रोल नंबर डाल दिया हूँ। मैं कहीं से भी गलत होता या फिर मेरे पास ज़रा से भी ऐसी चीज़ होती ना, तो मैं आ करके आप लोग को सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ नहीं दिखा रहा होता, मैं भी चुपचाप अपना काम कर रहा होता। ठीक है, मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि आप लोग सीबीआई की जांच करवाओ, जिसकी मर्जी उसकी आईबी की करवा लो, मेरे खिलाफ जो मर्जी वो करा लो। मैं रोल नंबर डाल दिया हूँ, आइंदा दोबारा आप लोग कमेंट मत करना। जय हिंद आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे कि मूल विधि कैसे आसान भाषा में हम लोग समझे। यूट्यूब पर आप लोग कई लोगों की वीडियो देख चुके होंगे और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नई चीज़ क्या आ गई है। जैसा कि सिलेबस में आप लोगों के मूल विधि का एक अहम रोल है और आप लोग के जो जीके जीएस का पोर्शन है ना, उसमें से आप लोगों को 8 क्वेश्चन मूल विधि का ही देखने को मिलेगा। तो यह सारे कानून जितने हैं आप लोग को मैं इनके बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि इनमें से मुख्य मुख्य धाराएं कौन सी हैं और क्या क्या चीज़ आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को सफल होने में मूल विधि रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में 2021 में जो दरोगा की भर्ती आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक थी और 26वीं रैंक आने से पहले मैं कांस्टेबल हुआ करता था यूपी पुलिस में ही, और उसके पहले मैंने जो भी किया है अपने गांव से तैयारी की है। यह तो मेरी बात हो गई, पर भैया कुछ जलनखोर आदमी हैं जो मेरे वीडियो के कमेंट में भी कर रहे हैं, उनको भी मैं जवाब दे रहा हूँ। और कुछ हैं जो सीधे एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं कि ये धांधली से भर्ती हुए हैं, इनकी जांच करवाई जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए, और इनको न जाने क्या क्या चीज़ कह रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ भैया, मैं आप लोग को अपनी रैंक डाल दिया हूँ और अपना रोल नंबर डाल दिया हूँ। इससे आप लोग मेरी बढ़िया से जाकर के जांच करवा लो, सीबीआई की जांच करवा लो, आईबी की जांच करवा लो, जिसकी मर्जी उसकी जांच करवा लो। और तुम लोगों की जांच करवाने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड के द्वारा मुझे 2 बार लखनऊ बुलाया गया था। वहाँ पर उस समय डीजी साहब थे आर के विश्वकर्मा साहब, उन्होंने मेरा 2 बार इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला। और अगर मैं कहीं से भी गलत होता या फिर मेरे पास ज़रा से भी ऐसी चीज़ होती ना, तो मैं आ करके आप लोग को सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ नहीं दिखा रहा होता, मैं भी चुपचाप अपना काम कर रहा होता। ठीक है, तो यह हो गई जलनखोरों के लिए। और जलनखोरों के लिए बस इतना है कि जलने वाले जलो, तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। ठीक है, और मेरे भाई जैसा मेरे साथ हो रहा है या फिर जो लड़का सफल हो जाता है गांव में ना, उसको 10 लोग यही बात बोलेंगे। अभी जो 60,244 की भर्ती आई है उसमें भी जो सिपाही हुए हैं ना, तो गांव में यही कहेंगे कि 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया दे करके हुआ है। यह चीज़ हो गई। मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि आप लोग सीबीआई की जांच करवाओ, जिसकी मर्जी उसकी आईबी की करवा लो, मेरे खिलाफ जो मर्जी वो करा लो। मैं रोल नंबर डाल दिया हूँ, आइंदा दोबारा आप लोग कमेंट मत करना, आप लोग को जहाँ मर्जी वो करवाओ। ठीक है, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद बस यही था, जलनखोरों के लिए और मेरे उन भाइयों के लिए है कि जिनको ये लोग भटका देंगे। इनका काम क्या होता है ना कि ये पढ़ते नहीं हैं, दूसरे को पढ़ने से भटकाते हैं कि यार किसी का होगा नहीं, पैसा दे करके सब लोग हुए हैं। तो ठीक है, पैसा दे करके हुए हैं तो तुम भी हो जाओ। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप लोग से मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा उसी का होगा, और जो मेहनत करेगा, जो रातों को जगेगा, उसी का होगा सिलेक्शन। ठीक है ना। कई भाई ऐसे इसमें 60,244 हो चाहे 2021 की भर्ती हो, मेहनत से हुए हैं और उनके घर में समझ लो कि 2 वक्त का खाना नहीं रहता था। ऐसे ऐसे लोग दरोगा बने हैं, ऐसी कई स्टोरी आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो यह हो गई अपनी बात। अब आ जाते हैं हम लोग मेन सिलेबस पर कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। और मेरी पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल का समय हो गया है, फिर भी मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। और अगर आप लोग 4 दिन पढ़ाई ना करो तो आपसे चीज़ें भूल जाएंगी। मैं तो 4 साल से नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी जो भी थोड़ा मोड़ा अगर मुझसे गलती हो जाया करे तो उसको क्षमा आप लोग कर दिया करिए। मेरे भाई हो आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए मेरे यहाँ एसी लगी हुई है, फिर भी एसी बंद करके पढ़ाता हूँ कि जो एसी की आवाज़ होगी ना, आप लोग को सो की आवाज़ सुनाई देगी, इसलिए। ठीक है भैया, और कोई मेरे पास सेटअप तो है नहीं बढ़िया वाला स्टूडियो वाला। तो जो चीज़ बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जैसे जैसे मैं आप लोग को बताता रहूँगा वैसे वैसे आप लोग एक कॉपी ले लीजिए। 10 रुपये वाली कॉपी मैं भी नोट करके लाया हूँ। देखिए भैया, 10 रुपये वाली मैं कॉपी लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें लिखा हूँ अमित राय, मैंने बीएससी की है, मूल विधि, स्कूल कॉलेज का क्या नाम लिखेंगे आप लोग, दरोगा जी की क्लास। और समय रहेगा तो आप लोग को मैं सुबह 4 बजे से उठ करके मूल विधि, पॉलिटी और हिंदी पढ़ा दिया करूँगा।
बाकी मैथ रीजनिंग के लिए भी अगर कोई भाई हमारा दरोगा ही तैयार हो जा रहा है तो उसको भी मैं अपने साथ जोड़ करके आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगा, ठीक है ना भैया। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से कॉपी किताब उठा लीजिए, बेड पर सो करके यह वीडियो मत देखिएगा। जो भी बेड पर से सो करके देखेगा वीडियो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना जान जाओ। कॉपी किताब उठा करके कुर्सी बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि क्या क्या आप लोग को कानून पढ़ना है, और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट जरूर करते रहना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी इस सीरीज का नाम क्या है, दरोगा बाबू। आप लोग अपने आप को बोला करो कि दरोगा बाबू हैं हम क्या हैं, दरोगा बाबू हैं, ठीक है। तो आसान भाषा में आप लोग को आज मैं मूल विधि बताऊंगा, आसान भाषा में आप लोग को मूल विधि बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहला कानून आप लोग को क्या पढ़ना है, भारतीय न्याय संहिता BNS और BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNS और BNSS का मतलब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं आसान शब्दों में। देखिए पहले क्या होता था, ये बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए पहले क्या होता था, जब राजा महाराजा राज करते थे या फिर जब मुगल राज करते थे तो सब लोग अपना अपना एक कानून बना करके रखते थे और उसी के हिसाब से राजा दंड देते थे। जैसा कि आप लोग बाहुबली पिक्चर में भी देखे होंगे कि क्या होता है कि जब देवसेना को लेकर के बाहुबली आता है तो उसकी माँ कहती है कि देवसेना जाकर के उनके पास, जो बाहुबली के भाई का नाम क्या नाम रहता है, उसके पास जाकर के खड़ी हो जाओ। तो देवसेना नहीं खड़ी होती है और बाहुबली अपनी माँ के आदेश का पालन नहीं करता है, तो कहती है दंडाधीश, दंड विधान में देख करके आओ इसका क्या दंड है। तो वो जो दंड देखती है ना, उसी हिसाब से हर एक राजा महाराजा का दंड का कानून होता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो वो देखे कि यार भारत में हर जगह अलग अलग कानून है, तो लॉर्ड मैकाले को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप एक ऐसा कानून बनाओ जो पूरे भारत पर लागू किया जा सके। तो लॉर्ड मैकाले ने 1860 की IPC बनाई, ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता। उसी का परिवर्तन रूप आया है 2023 में भारतीय न्याय संहिता। IPC किसका रूप है, भारतीय न्याय संहिता BNS का, ठीक है। IPC किसका रूप बदला हुआ है, BNS का। और CRPC किसका बदला हुआ रूप है, BNSS का। अब BNS और BNSS में अंतर मैं बता दे रहा हूं, आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। आप लोग अब समझ जाएगा BNS का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं। BNS में देखिए दो चीज दी गई हुई है, कोई अपराध और दूसरा दिया गया है उनकी सजा, बस। IPC यानी BNS में क्या क्या चीज दी गई है, कोई अपराध और उसकी सजा। इसके बारे में आप लोग सिर्फ 50 धाराएं पढ़ लेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। सिर्फ 50 धाराएं कौन कौन सी होंगी मैं बता देता हूं, ठीक है। यह चीज हो गई। अब देखिए, जैसे कि BNS में दिया गया है हत्या, हत्या एक तरह का अपराध है, हत्या एक तरह का अपराध है, और हत्या की सजा, इसकी सजा दी गई है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। BNS में हत्या दी गई है और हत्या की सजा दी गई है। अब कोई आदमी किसी की हत्या कर दिया है तो उसको सजा तक पहुंचाना है, उसको सजा कैसे दिलाई जाएगी, यदि कोई व्यक्ति हत्या कर दिया है उसको सजा कैसी दिलाई जाएगी, इसके बारे में BNSS के बारे में दिया गया है। कोई व्यक्ति हत्या कर दिया है, उसकी परिभाषा, हत्या और हत्या करने की परिभाषा और हत्या की सजा इसमें दी गई है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को हत्या करने के बाद कैसे सजा दिलाई जाएगी वो BNSS में दिया गया है। साधारण भाषा में देखिए, आप किसी की हत्या कर दिए, पुलिस आपको पकड़ने आएगी तो आपके पास अधिकार है ना कि हमको क्यों पकड़ रहे हो। तो उसको व्यक्ति को पकड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, पुलिस कैसे पकड़ेगी, जैसे बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, जज के पास कैसे पेश करेगी, जज क्या आदेश देगा, कैसे जमानत देगा, कैसे उसको सजा देगा, यह सारी चीज़ें BNSS में दी गई है। और BNS में दिया गया है कि किसी भी अपराध और उसकी, किसी भी अपराध की परिभाषा और उसकी सजा के बारे में। ये दो चीज़ समझ गए आप लोग। अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, BNSS में और BNS में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, सबसे पहली बात BNS यानी IPC में आप लोग नोट करिए कि जो परिभाषाएं दी गई हैं, BNS में जो परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषाएं में क्या क्या, लोक सेवक की परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा, ठीक है, और प्राधिकारी, ऐसे कुछ परिभाषाएं हैं वो सब चीज़ें, न्यायाधीश की परिभाषा,
जो भी चीज़ की परिभाषा दी गई है वह चीज़ आप लोग को देखना है। पहली चीज़, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं बीएनएस में देखना है। और दूसरी चीज़, एक आप लोग में चैप्टर होगा बीएनएस में साधारण अपवाद, आप लोग गूगल में सर्च करिएगा। साधारण अपवाद में जितनी भी धाराएं हैं, साधारण अपवाद का मतलब है यदि आप लोग कोई अपराध करते हैं, क्या कारण होगा कि कोई अगर हत्या करता है तो उसकी सजा नहीं लगेगी उसको। जैसे आत्मरक्षा का अधिकार एक साधारण अपवाद है। अगर 7 साल से कम का बच्चा अपराध करता है वो भी साधारण अपवाद है। यदि कोई मानसिक रूप से पागल आदमी हत्या करता है तो वो भी साधारण अपवाद में है, उसकी सजा नहीं होगी। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। साधारण अपवाद गूगल में सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को सारी धाराएं मिल जाएंगी। अब दूसरा चीज़ क्या पढ़ना है आप लोग को, लूट, हत्या, डकैती, इनकी परिभाषा है। लूट में 4 आदमी होते हैं, डकैती में 5 आदमी होते हैं, और इनकी सजा क्या है। हत्या करने पर कितनी सजा लगेगी, लूट करने पर कितनी सजा लगेगी, डकैती करने पर कितनी सजा लगेगी, लूट के साथ हत्या कर दे रहे हैं तो यह किस धारा में है, डकैती के साथ हत्या कर दे रहे हैं तो कितनी सजा है। और यह सब सारी चीज़ें आप लोग को बीएनएस में देखने को मिलेगी, यानी आईपीसी में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब आपराधिक षड्यंत्र के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग नोट कर रहे हैं ना, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा। यानी कि हम 3 लोग मिल करके प्लान बनाए कि आज फलाने घर में चोरी करना है, 3 लोग मिल करके प्लान बनाए कि फलाने घर में चोरी करना है, लेकिन 2 लोग कहे कि एक आदमी घुसेगा चोरी करने के लिए, एक ठो रेकी करेगा और एक ठो फोन से लोकेशन सबकी देगा। ठीक है, तो क्या जो घर में घुसा है वही चोरी किया है, उसी के ऊपर सजा लगेगी? नहीं, तीनों लोग के ऊपर लगेगी। इसलिए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस में दी गई है और आपराधिक षड्यंत्र करने पर भी उतनी सजा है, यह किस धारा में दिया गया है, यह चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोग साधारण मारपीट वाली धारा होती है वो चीज़ देखिए। मारपीट 2 प्रकार की होती है, एक साधारण, एक गंभीर। तो जब गंभीर मारपीट होती है तो उसमें 8 प्रकार की चोटों को दिखाया गया है, तो वह चोटों के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना चीज़ हो गया आप लोगों का। अब और क्या क्या चीज़ आप लोग को पढ़नी है, आत्मरक्षा का अधिकार आप लोग को बताया। अच्छा, एक चीज़ और होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दुष्प्रेरण का मतलब कि किसी को उकसाना, यानी कि तुम्हारे पटीदार हैं और तुमसे उनका झगड़ा चल रहा है, तो तीसरा आदमी अगर कहा अरे यार कहा ना अपने पटीदारवा के मार देते हवे, मार दे ओकर जमीनिया कब्जा कर ले, हम है ही ना, तो जो ये कह दिया कि हम है ही ना, तो वो भी उस अपराध में शामिल हो गया। दुष्प्रेरण मतलब किसी को प्रेरित करना अपराध के लिए, दुष्प्रेरण में आता है। ठीक है, यह सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। अब छल के बारे में पढ़ लीजिएगा। छल का मतलब हो गया किसी के साथ धोखाधड़ी करना। किसी के साथ धोखाधड़ी करना भी अपराध होता है, यह किस धारा में है यह भी आप लोग देख लीजिएगा। इतनी चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ है। अगर आप किसी के बारे में गलत गवाही देते हैं, किसी लोक सेवक के आदेश को नहीं मानते हैं, अभी ये एसएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो 173 के किसी में इन लोग को वो किया गया था, लोक सेवक के आदेशों को अवज्ञा करने के लिए, नवीन सर के ऊपर लगी थी वो धारा। तो ये सब सारी धाराएं आप लोग देख लेंगे तो आपका बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतनी आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। बीएनएस समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लिए क्या क्या पढ़ना है। मैं एक दिन क्लास भी ले लूंगा आप लोग के लिए। तो बीएनएस हो गया। अब बीएनएसएस के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, साधारण चीज़ यह है कि आपको जज नहीं बनना है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आप लोग से बहुत सिंपल चीज़ें मूल विधि से पूछी गई हैं। तो सिंपल चीज़ें पढ़ना है। मेन फोकस हम लोग को हिंदी, मैथ, रीजनिंग पर करना है, जो कि 120 क्वेश्चन का आएगा। 120 में से 114 टारगेट रख करके आप लोग चलिएगा। ठीक है, अब बीएनएस का मतलब क्या हो गया? बीएनएस का मतलब यह हो गया भैया कि जो भी चीज़ आईपीसी या बीएनएस में दी गई है, बीएनएस में दी गई है, वह बीएनएसएस में कैसे फॉलो कराया जाएगा। मैंने बताया है जैसा कि पहले भी आप लोग को कि यदि कोई व्यक्ति हत्या कर दे रहा है तो उसको सजा का, उसकी हत्या करने का और उसकी सजा के बारे में बीएनएस के बारे में दिया गया है। और उस प्रक्रिया को कैसे किसी व्यक्ति को हत्या करने के बाद सजा दिलाई जाएगी वह बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है, यह चीज़ दी गई, यानी प्रक्रियाओं को किस में दिया गया है? बीएनएसएस में दिया गया है। इतना चीज़ आप लोग क्लियर हो गए ना। अब बीएनएसएस में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले न्यायाधीश के बारे में पढ़ना है। कौन सा मजिस्ट्रेट कितने साल की सज़ा दे सकता है, कौन सा मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर कितने साल की सज़ा दे सकता है। पहली चीज़ आप लोग की हो गई। वारंट के बारे में पढ़ना है। वारंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू का मतलब होता है बेलेबल वारंट, जैसे थाने पर जमानत हो जाती है, और एनबीडब्ल्यू का मतलब होता है न्यायालय से जमानत होती है। आप लोग के अगल बगल आता रहता होगा वारंट। वारंट का मतलब होता है सम्मन।
ठीक है, इतना आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है, पुलिस के कार्य वाली धारा में सीआरपीसी में देखा था, बीएनएसएस में नहीं देखा हूं क्योंकि मैं फायर सर्विस में हूं। पर पुलिस के कार्य कितने कितनी धाराओं में होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। उस समय तो 154 से लेकर के 175-76 सीआरपीसी में था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, गिरफ्तारी की धारा, गिरफ्तारी कैसे होगी या सीआरपी ये बीएनएसएस में कहाँ बताया गया है, या आप लोग देख लीजिएगा। इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गया। जो चीज बता रहा हूँ उसको गूगल पर सर्च जरूर करिएगा, यही चीज आएंगी आप लोगों के सामने। जब आ जाएंगे तो आप लोग मुंह बात दोगे, अरे यार ये तो आ रहा था, आया ही नहीं हमको। ठीक है, पुलिस के कार्य के बारे में बता दिया हूं मैं। नोटिस जो वारंट को तामील कैसे कराया जाएगा यह भी चीज दिया गया है। और जो न्यायाधीश होते हैं वह जमानत कैसे देते हैं, न्यायाधीश जो है वो जमानत कैसे देते हैं, कौन सा न्यायाधीश कैसी जमानत देता है, इसके बारे में आप लोग बीएनएसएस में देख लीजिएगा। बाकी और कोई कुछ चीज इसमें है नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज और है, जैसे कि जो धारा 144 लगती थी सीआरपीसी की, वह बीएनएसएस में किस धारा में है यह आप लोग देख लीजिएगा। और किसके पास मतलब किसके पास क्या अधिकार है धारा लगाने का, यह सब चीज़ आप लोग बीएनएसएस में जरूर देख लीजिएगा। अगर मेरे पास समय रहा और मैं अच्छा खासा जी गया तो आप लोग को बता जरूर दूंगा। ठीक है, यह चीज़ हो गई। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 क्या था, इसके पहले जो भारत में साक्ष्य अधिनियम था वो 1872 चलता था। यानी पुलिस किसी भी साक्ष्य को कैसे इकट्ठा करेगी, इसमें बस यही चीज जोड़ दिया गया है कि जो डिजिटल साक्ष्य है उसको भी मान्य कर दिया गया है। 1872 में तो मोबाइल कैमरा लैपटॉप था नहीं, तो उसको नहीं माना जाता था, पर इसमें यही चीज जोड़ दी गई है। तो इसकी मुख्य से 4-5 धाराएं आप लोग पढ़ लेंगे कि पुलिस कौन सा साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करेगी न्यायालय में, क्या चीज मान्य है क्या चीज नहीं मान्य है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। बस इतना ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखना है। यह तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये नया बना हुआ है, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरी इतनी बात। अब देखिए यह सब मैं लाइन बाय लाइन इसलिए लिखा हूं ना क्योंकि यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसी तरह पढ़िएगा जैसे मैं लिखा हूं। यह देखिए आप लोग, मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 में इसका संशोधन हुआ था। मोटर वाहन अधिनियम में आप लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है, मोटर वाहन अधिनियम में देखिए क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़नी है, बता दे रहा हूं। सबसे पहले चालान के बारे में पढ़ना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेलमेट, रॉन्ग पार्किंग, आप नहीं लिखा हूं, रॉन्ग पार्किंग, ठीक है। 3 सवारी, फॉल्ट नंबर प्लेट एनपी लिख दे रहा हूं, फॉल्ट नंबर प्लेट। अब 3 सवारी, चालान, फॉल्ट नंबर प्लेट और ओवरलोड, बिना लाइसेंस, ये भैया भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में मोटर वाहन अधिनियम में चालान से संबंधित भर भर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह सब सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, चालान, हेलमेट का, रॉन्ग पार्किंग का, 3 सवारी का, फॉल्ट नंबर प्लेट का, ओवरलोड का, बिना लाइसेंस का। यह क्वेश्चन आप लोगों से भर भर का क्वेश्चन पूछा गया है, यही पढ़ना है। अब बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं तो किस धारा के अंतर्गत आपका चालान होगा, बिना हेलमेट के चला रहे हैं तो किस धारा के अंतर्गत होगा, 3 सवारी पर हैं तो किस धारा के अंतर्गत होगा, और ओवर स्पीडिंग भूल गए हैं। अरे एक लिखिए कमजोर बा भाई, ओवर स्पीडिंग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग से भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी चालान हैं इनकी धाराओं को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यही सब चीजें आप लोग से क्वेश्चन में पूछी जाएंगी और आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यह सब चीजें पढ़ ली आप लोग, इनकी धाराओं के बारे में पढ़ लेंगे, आपका काम लोहा है। और देखिए किसी भी एक्ट को जब आप लोग पढ़ेंगे तो वह एक्ट कब लागू हुआ, संसद से कब पारित हुआ, उसमें कितनी धाराएं हैं और उसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, यह सब सारी चीजें आप लोग को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 3 चीज तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग को, 3 क्वेश्चन तो यहीं से आप लोग को देखने के सीधा मिलेंगे, 3 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे आप लोग को, यही 3 क्वेश्चन से 8 में से 3 यहीं फंसेंगे। अब मोटर वाहन अधिनियम में पता है क्या पूछता है, आप लोगों से चिन्ह दे देता है, ऐसे त्रिभुजाकार जो आप लोग रोड पर चलते होंगे, आप लोग को सिंबल नहीं दिया रहता है ट्रैफिक वाला,
वो सिंबल के बारे में पूछता है। तो कोई भी किताब ले लेंगे प्रीवियस ईयर की, घटना चक्र या फिर कोई भी, जैसे यूथ की भी है, तो उसमें सारे सिंबल दिए गए हैं। सिंबलों को आप लोग याद कर लीजिएगा कि रोड पर कार्य हो रहा है, आगे रास्ता संकरा है, ठीक है, आगे ट्रैफिक वाला दिया रहता है, वह सब सारी चीजें आप लोग देखेंगे तो आप लोग का मोटर वाहन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। यह मैं प्रीवियस में क्लास ले लिया हूं। देखिए यह 3 कानून आप आराम से, ये 2 कानून को आराम से आप रिलेट कर सकते हो। देखिए ये दोनों कानून को आप लोग रिलेट कर सकते हो, दोनों साथ में इसलिए लिखा हूं। आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो इन दोनों को? देखिए इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, पहला चीज। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति किनके सिफारिश पर होती है, दूसरी चीज। और जो इनके अध्यक्ष या इनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 3 चीज। चौथी चीज यह है कि आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछेगा ना कि इनमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, यह सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मैं मुख्य रूप से दोनों चीज पढ़ा दिया हूं। आप लोग मेरे प्रीवियस का वीडियो देख लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक क्लास में पूरा गेम खत्म। मुश्किल से मुश्किल 5-7 धाराएं जन सूचना अधिकार में बताया हूं और मानवाधिकार संरक्षण में 5-7-8 धारा बताया हूं, बस उतना ही मैं बताया हूं, ठीक है। इतना आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। देखिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और जनहित याचिका में पता है क्या अंतर होता है? देखिए अगर राम और श्याम के बीच में कोई विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट चला गया, तो उसमें जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगी वो न्यायिक निर्णय में हो जाएगा। और जनहित याचिका का मतलब होता है कि उसमें कोई वादी नहीं होता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ अपराध होता है वो नहीं, कोई थर्ड पर्सन देख रहा है कि समाज में ये चीज गलत हो रही है, तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 आप लोग जान रहे हैं रीट होती है, सुप्रीम कोर्ट की 226 होती है, हाई कोर्ट की, तो वो वहां पर जब अपना आवेदन डाल देगा कि समाज में ये चीज गलत हो रही है। जैसे हुसैन आरा खातून वाला जो था केस बिहार का, वहां पर देख रही थी कि जो बेचारा अधीन कैदी हैं उनके ऊपर कोई केस भी नहीं सिद्ध हुआ है, वो जेल में बंद है। तो ये है, इसके जनहित याचिका के जन पीएन भगवती को कहा जाता है। तो सामाजिक मुद्दा हो, अगर कोई थर्ड पर्सन भी उसमें अगर अपील कर दे रहा है समाज को देखते हुए, तो उसको जनहित याचिका कहेंगे। तो यह सब सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे पास समय रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बस आसान तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए भूमि सुधार अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधित कानून, इसको तो मैं भैया पढ़ा नहीं था, आप लोग का मन करेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मुझको उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, पर सिलेबस में है तो आप लोग देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए इनमें जो अधिकारी होते हैं और 4-5 पशुओं के बारे में बताया गया है, और पर्यावरण की 2-4-5 धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं, 10-10 धाराएं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं छांट करके आप लोग को पढ़ा दूंगा, यह आप लोग का काम हो जाएगा। अब देखिए साइबर अपराध, ये भी आईएमपी है। देखिए पुराना क्वेश्चन मत देखिएगा, आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा कि नए नए प्रकार के कौन से साइबर अपराध हैं, नए नए प्रकार के कौन से साइबर अपराध हैं, उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। एक सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, आईटी एक्ट है, उसकी धारा 66 से लेकर के 72-73 तक आप लोग उसको देख लीजिएगा। धारा 66 से लेकर के, इसमें धारा 66 से लेकर के 75 तक देख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, धारा 66 से 75 तक, इतना ही मैं लिखा था। अब देखिए महिला बच्चा अनुसूचित जनजाति के संबंध में कानून, महिला बच्चा अनुसूचित जाति के संरक्षण के संबंध में कानून, यह क्या है? देखिए महिला वाला क्या है, महिला वाला क्या है? दहेज प्रतिषेध 1961। दूसरा क्या है? दूसरा है अनुसूचित जनजाति वाला, ये SC/ST एक्ट है, 1988 था कि 1989 था, ऐसा ही था, 88 या 89 था, आप लोग देख लीजिएगा, हमारा उतना कंफर्म नहीं। अब एक पोक्सो 2012, यही 3 अधिनियम है, इनको भी 2-2, 4-4 धाराएं देख लेंगे। और NSA में तो यही पूछता है कि जो सरकार होती है, रासुका इसको कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 है कि 80 है, यह NSA यह धारा होती है आप लोगों की। इसमें पूछता है कि सबसे अधिक जो पुलिस है वह कितने दिन तक आप लोग को कारावास में रख सकती है बिना किसी जांच के, तो 1 साल तक रख सकती है। 2-4 धाराएं इसमें भी है। बस यही आप लोग का पूरा मूल विधि का है, और समय रहा तो आप लोग को बता दूंगा। आप लोग बताइए क्लास कैसी रही, और भाई
जो तुम लोग जल रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, मेरा कुछ बिगड़ने उगड़ने वाला नहीं है। मैं हर एक तरीके से तैयार हूँ, सक्षम हूँ। पर मेरे भाई जो आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ो। भविष्य में आप लोग को भी दरोगा बनना है और जिम्मेदारी संभालनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कराता रहूँगा, बस मुझसे जुड़े रहिएगा। अपने पढ़ाई के ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। बस इतना ही बोलिए कि दरोगा बाबू हैं हम और दरोगा बनेंगे हम। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।